कहानी कहती है कि 1896 में कलकत्ता से एक रिपोर्ट इंग्लैंड पहुंची। रिपोर्ट में लिखा हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य का दिल खतरे में है। कलकत्ता तब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का केंद्र हुआ करता था और रिपोर्ट से आशय था कि एक चक्रवाती तूफान कलकत्ता की तरफ बढ़ रहा था जो पूरे शहर को तहस नहस कर देता। लेकिन चिंता के बादल घिरते इससे पहले ही आसमान साफ हो चुका था। सिर्फ एक व्यक्ति के अलावा किसी को पता नहीं चला कि इतना बड़ा तूफान अचानक कहाँ गायब हो। कहानी का नायक तब कलकत्ता से सिलोन की तरफ पानी से यात्रा कर रहा था। रास्ते में उसकी भेंट तूफान से हुई तो उसे अपनी बेटी की याद आई, जिसने सफ़र के लिए उसके थैले में कुंतलिन ब्रांड हेयर ऑयल की एक बोतल डाल दी थी। तूफान के बीच उसे एक साइंटिफिक आर्टिकल की भी याद आई जो उसने बहुत पहले पढ़ा था। उसे याद आया कि आर्टिकल के अनुसार अगर तेल को पानी पर डाल दिया जाए तो उसकी सतह शांत हो जाती है। कुछ करने के प्रयास में वो कुंतलिन हेयर ऑयल की बोतल समंदर में खाली कर देता है। नतीजतन तेल के गाढ़ेपन से लहरों की सतह पर एक फिल्म बन जाती है, छोटी परत। नाव के आसपास पानी शांत हो जाता है और जब तूफान से पैदा हुई तेज़ लहरें इस पानी से टकराती हैं तो वो भी मध्यम पड़ जाती हैं। कुछ ही देर में तूफान भी गायब हो जाता है और कलकत्ता शहर पर आने वाली एक बड़ी बला टल जाती है। कहानी अच्छी है लेकिन सच्ची नहीं है। साइंस फिक्शन है, साइफाई, लेकिन लिखने वाला असली साइंटिस्ट है। अभी जो कहानी आपने सुनी वो भारत की कुछ चुनिंदा पहली साइंस फिक्शन स्टोरीज में से एक थी और इसे लिखने वाले थे भारत के एक महान वैज्ञानिक, जिनकी कहानी आज हम जानेंगे तारीख के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज 30 नवंबर है और आज की तारीख का संबंध है भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस या जेसी बसु या जेसी बोस से। आजादी से पहले कलकत्ता के एक उद्यमी हुआ करते थे जिनका नाम था हेमचंद्र मोहन बोस। भारत में पहली बार ग्रामाफोन का निर्माण इन्होंने ही करवाया। आगे जाकर इन्होंने एक तेल का ब्रांड भी लॉन्च किया जिसका नाम था कुंतलिन ब्रांड हेयर ऑयल। 1896 में उन्हें अपने तेल को मार्केट करने का एक आइडिया सूझा नया। उन्होंने कुंतलिन पुरस्कार नाम से एक शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन रखवाया जिसमें कोई भी भाग ले सकता था। शर्त बस इतनी थी कि स्टोरी में कुंतलिन हेयर ऑयल का रोल होना चाहिए। जो कहानी जीती वो हम आपको शुरुआत में सुना चुके हैं। इस कहानी को प्रतियोगिता में भेजा गया और उसने पहला पुरस्कार जीता। कहानी को लिखने वाले थे भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, जिनके बारे में इतना तो हम सब ने बचपन में पढ़ा है कि उन्होंने साबित किया था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि वो भारत के सबसे शुरुआती और सबसे बड़े साइंस फिक्शन लेखकों में भी शुमार थे। आज के दिन यानी 30 नवंबर 1858 को जगदीश चंद्र बसु का जन्म हुआ था। बंगाल के मेमनसिंह इलाके में, जो कि अब बांग्लादेश में पड़ता है। बसु के पिता भगवान चंद्र बसु ब्रिटिश राज में एक बड़े अधिकारी थे। इसके बावजूद उन्होंने बसु को पढ़ाने के लिए गांव के एक स्कूल में भर्ती किया। गांव में प्रकृति के नज़दीक रहे बसु, इसी के चलते पेड़ पौधों और भौतिकी विज्ञान से लगाव उनमें पैदा हुआ। 1879 में बसु ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से भौतिकी में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद नेचुरल साइंस पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। वो 1884 में वो भारत लौटे और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर हो गए। रेडियो विज्ञान के पितामह माने जाने वाले बसु को उनके छात्र स्नेह से आचार्य बुलाया करते। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने रेडियो तरंगों पर खूब काम किया। नवंबर 1894 में उन्होंने एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के जरिए माइक्रोवेव के अस्तित्व को साबित किया। कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल के गवर्नर सर विलियम मैकेंजी के सामने प्रदर्शन किया गया था। बसु ने बारूद में विस्फोट कर बिना तार की मदद लिए दीवार के पार एक घंटी बजाकर दिखाई थी। बाद में बसु ने बांग्ला में इस पर एक शोध पत्र भी लिखा, रिसर्च पेपर। इसे नाम दिया गया अदृश्य आलोक। इसमें उन्होंने थ्योरी दी कि न दिखाई देने वाली ये तरंगे दीवार के आर पार जा सकती हैं, इसीलिए इनका उपयोग कर बिना तार की मदद लिए संदेश भी भेजे जा सकते हैं। इटली के वैज्ञानिक जी मार्कोनी भी तब इन्हीं रेडियो तरंगों पर शोध कर रहे थे। उन्हें ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस के लिए वायरलेस उपकरण बनाने का काम मिला हुआ था। लंदन में मार्कोनी और बोस दोनों ही मौजूद थे। जब मैकलर नाम की मैगजीन ने मार्च 1897 में इन दोनों वैज्ञानिकों के इंटरव्यू किए, बसु ने अपनी बातचीत में मार्कोनी की काफ़ी तारीफ की। ब्रिटिश वैज्ञानिक उन दिनों मार्कोनी का उनकी अधूरी पढ़ाई और ख़राब नंबरों के कारण मजाक उड़ाते थे। बसु ने यह भी कहा कि वो कमर्शियल टेलीग्राफी में इंटरेस्टेड नहीं थे। रेडियो के आविष्कार का श्रेय मार्कोनी को जाता है। उन्हीं के बनाए मरकरी ऑटो कोहेरर के जरिए पहली बार अटलांटिक महासागर के पार रेडियो संकेत प्राप्त हुए। लेकिन मार्कोनी ने जो डिज़ाइन बनाया था
वो बसु के आविष्कार मर्करी कोहेरर विद टेलीफोन डिटेक्टर की तकनीक पर आधारित था। बसु को लेकिन इसका श्रेय नहीं मिला। इसका एक कारण ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी में भारतीय वैज्ञानिकों के साथ होने वाला भेदभाव था। दूसरा कारण ये था कि बसु वैज्ञानिक पेटेंट के खिलाफ थे। उनका मानना था कि वैज्ञानिक आविष्कार का फायदा पूरी मानवता को मिलना चाहिए, बजाय सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के। 1899 में जेसी बसु ने अपने वायरलेस और काम करने के तरीके पर एक पेपर रॉयल सोसाइटी में पब्लिश करवाया, लेकिन इसे बुरी किस्मती कहेंगे कि बसु की वो डायरी खो गई जिसमें इस आविष्कार से जुड़ी सारी डिटेल्स उन्होंने नोट की थी। दूसरी ओर मार्कनी ने बोस के आविष्कार के व्यावसायिक फायदों को समझ लिया और अपने बचपन के दोस्त लुइजी सोलारी के साथ मिलकर एक बेहतर डिज़ाइन बनाया। मार्कोनी ने ब्रिटेन में इस खोज को पेटेंट भी करवाया और 1909 में उन्हें अपनी इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। बसु को इसका श्रेय मिलने में पूरे 100 साल से भी ज़्यादा वक्त लगा। 2012 में भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयासों से IEEE ने सर बसु, उनको सर की उपाधि मिल गई थी बाद में, रेडियो फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फाउंडिंग फादर होने का श्रेय दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों पर काम करने के दौरान ही बसु को पेड़ पौधों पर शोध का आइडिया आया। उनका मत ये था कि सजीव और निर्जीव किसी न किसी बिंदु पर मिलते होंगे। पेड़ पौधों पर शोध के दौरान उन्हें लगा कि इस काम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का उपयोग किया जा सकता है और इसके लिए उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार भी किया, जो पौधों की वृद्धि को दशमलव के 6ठे स्थान तक माप सकता था, यानी 1 इंच के 1,00,000वें हिस्से तक। पेड़ पौधों पर प्रयोग के लिए उन्होंने मेडावेल लंदन में एक प्राइवेट लैब भी स्थापित की और वहां पहली बार दर्शाया कि पेड़ पौधे भी बाहरी परिस्थिति के अनुसार रिएक्ट करते हैं। स्टिमुलस उनको मिलता है तो एक रिएक्शन पैदा होता है। ये एक अनोखी खोज थी और तब लंदन के मशहूर लोग उनके एक्सपेरिमेंट्स देखने के लिए आया करते थे, क्योंकि वो डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे कि साइंस सिर्फ मैं प्राइवेट में नहीं कर रहा हूँ, आप आके देखिए, इसको कौतुक कीजिए, उसको समझिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए। इन्हीं में से एक थे मशहूर ब्रिटिश लेखक और प्लेराइट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। बोस के एक्सपेरिमेंट के दौरान उनकी मौजूदगी का एक किस्सा बहुत मशहूर है। कोई की पौधों में स्टेबिलिटी चेक करने के लिए बोस एक पत्ता गोभी को उबलते पानी में डाल के उसका रिएक्शन चेक करना चाह रहे थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जब सिग्नल में हरकत देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बाद में शॉ ने बताया कि उन्हें एहसास हुआ कि पेड़ पौधों में दर्द को लेकर मानवीय करुणा का पैदा होना स्वाभाविक ही है। इस घटना के बाद शॉ और बोस की दोस्ती हो गई। शॉ ने उन्हें अपने लिखे हुए कई नाटक भेंट किए जिनमें लिखा रहता था, दुनिया के सबसे छोटे बायोटेक्नोलॉजिस्ट की तरफ से दुनिया के सबसे बड़े बायोटेक्नोलॉजिस्ट को सप्रेम भेंट। 1915 में जेसी बसु ने रिटायरमेंट लिया और 1917 में कलकत्ता में बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 1917 में ही उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइट यानी सर की उपाधि दी गई। रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी मिली थी। 23 नवंबर 1937 को इस महान वैज्ञानिक ने झारखंड के गिरिडीह, जो कि तब बंगाल में पड़ता था, इस दुनिया को अलविदा कहा। आज के लिए इतना ही। कल पेश होंगे भारत के इतिहास का एक और किस्सा, एक और कहानी लेकर। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दिल ऑन टॉप। इस तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त मन ने। देखते रहिए दिल ऑन टॉप। शुक्रिया।